Hello everyone, this is law revision session for CS Foundation and we are continuing with the element of company law chapter number 2. In your book this chapter has been given like lesson number 7B. तो इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे आज. इस चैप्टर में बेसिकली आपके तीन अलग अलग डिफरेंट हेड्स हैं. हेड नंबर 1 इज विद रिगार्ड टू दी बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसमें उसकी उनकी पावर, ड्यूटीज, बोर्ड मीटिंग के बारे में बात हुई है. Head number 2 is with regard to the company secretary and head number 3 is with regard to the AGM और shareholders. AGM कैसे होगा, उनकी मीटिंग कैसे होगी और उन सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली जनरल मीटिंग. आप लोग इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो कि पहले हम लोग बोर्ड्स की पावर, कंपोजिशन, इनके बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग CS या KMP के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग मीटिंग्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो जिस तरीके जिस ऑर्डर में आपके बुक में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में इसको कवर करेंगे हम लोग. आखिरी में दो छोटे छोटे टॉपिक हैं ई गवर्नेंस से रिलेटेड. ठीक, उसमें हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे. कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उसमें याद रखने लायक हैं, उसको याद रखेंगे, बाकी उतने पे ही हम लोग रोकेंगे. ठीक है, क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन में कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें थी नहीं आपके पूरे इस चैप्टर के. हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर निकाले हैं, पर जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 5. ठीक है, पॉइंट नंबर 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इंडिविजुअल लायबिलिटी वर्सेस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट बिफोर कमिंग ऑन दैट पॉइंट, ऊपर के 4 पॉइंट एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं. और न लकी डे हो सकता है ऊपर के 4 पॉइंट में से क्वेश्चन आपको मिल जाए. पॉइंट नंबर 1 इज दैट द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट of an affair of a company are termed as director. Who are the directors of a company? The person who have in charge of the management, जिसके पास पूरे मैनेजमेंट का इंचार्ज हो. ठीक है, collectively they are known as board of director or the board. They are the brain of the company और supreme executive authority who are controlling management and affair of a company. ठीक है, अब जो होती है इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल लायबिलिटी वर्सेस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें यह बात कही गई है कि द एक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल डायरेक्टर विदाउट अथॉरिटी इन हिज पर्सनल कैपेसिटी विल नॉट बाइंड द कंपनी. इन ऑर्डर टू बाइंड द कंपनी अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट इट शुड बी अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड और द पर्सन हु इज इंडिविजुअली एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट शैल हैव अ प्रॉपर अथॉरिटी. अथॉरिटी कौन देगा उनको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही देंगे. तो अल्टीमेटली जो सोर्स ऑफ पावर है कहाँ से अराइज हो रही है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से. एक अकेला डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता है. किस कंपनी में मिनिमम एक डायरेक्टर की जरूरत है? सिर्फ 1 पर्सन. अब उस जिस कंपनी में अकेला सिर्फ एक डायरेक्टर, 1 पर्सन कंपनी में जो मेंबर है वही डायरेक्टर है, या कोई डायरेक्टर उसने अपॉइंट भी किया जो अकेला डायरेक्टर है, तब तो कलेक्टिव हो या इंडिविजुअल है सब एक ही बात हो गई. बट अदरवाइज जहाँ भी एक से ज़्यादा डायरेक्टर है वहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. इंडिविजुअल एक्ट किसी को बाइंड नहीं करेगा. ठीक है, सेक्शन 234 of a 2 subclause 34 of a Companies Act 2013 prescribe that director means director appointed to the board of director. क्या ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत भी है? बिल्कुल नहीं. ठीक है, ये डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा. पूछ भी लिया तो क्या आप इसको गलत कर आएंगे? अगर क्वेश्चन आ जाता है डैश अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, तो क्या आप इसमें आप लोग कंपनी सेक्रेटरी लगा के आएंगे? नहीं, आप लोग डायरेक्टर लगा के आएंगे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर लगाएंगे. ठीक है, इसीलिए हम कह रहे थे कि वेट कर लेते हैं. खैर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डायरेक्टर्स की कलेक्टिव बॉडी होती है उसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं. जो इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, 3 to 1 तो आपको याद रहेगा, 3 पब्लिक 2 प्राइवेट और एक 1 पर्सन कंपनी में ये है मिनिमम नंबर. क्वेश्चन 3 to 1. ठीक है, क्या मैक्सिमम डायरेक्टर पे क्वेश्चन अराइज होता है? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? वेदर इट्स 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, मैक्सिमम डायरेक्टर कुड बी एट 50. अब क्वेश्चन अराइज होता है सर वी वॉन्ट टू अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स. हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, 15 डायरेक्टर से काम नहीं चल रहा है, हमको उससे ज़्यादा डायरेक्टर चाहिए. ठीक, उससे ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने का क्या तरीका है? नंबर 1, सबसे पहले SR पास करना पड़ेगा, विच इज स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा? SR. क्या पास करना पड़ेगा? SR. SR जब भी पास होगा MGT 14 फाइल होगा विथ ROC. याद रखिएगा, फॉर एवरी SR
MGT फॉर्म नंबर MGT 14 इज फाइल्ड। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा, अप्रूवल लेनी पड़ेगी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आपके बुक में लिखा है। कल की क्लास में हमने गलती से सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम ले लिया था, उसको अमेंड कर लीजिएगा अगर आपने कहीं लिख लिया है तो। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। क्लियर है, सिर्फ SR इन GM पास करके, याद करने का सबसे आसान तरीका शॉर्टकट लिखो, SR एट GM, आप 15 से ऊपर बढ़ा सकते हो। क्लियर है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप पे, एक डायरेक्टर कितने कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, एक डायरेक्टर कितने कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, 20। अगर वो होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी होल्ड कर रहा है तो कितने का हो सकता है, वैसे होल्डिंग या सब्सिडरी वो 10। क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, क्या हम उसकी डायरेक्टर के लिए ये लिमिट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हाँ, कैसे, SR एट GM। SR हमेशा GM में ही पास होगा, ये याद रखिएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन हमेशा जनरल मीटिंग में ही पास होगा। ठीक, तो जहां जहां SR लिखा है SR एट GM तो अपने आप कर लीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है, सर रिस्ट्रिक्ट तो कर दिए, हम नहीं चाहते वो 10 से ज़्यादा कंपनी का डायरेक्टर बने, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्या हम चाहते हैं कि वो 30 कंपनी का डायरेक्टर बने, तो क्या हम बढ़ा सकते हैं SR एट GM? नहीं, ये अथॉरिटी नहीं दी गई है, मैक्सिमम वो सिर्फ 20 कंपनी का ही डायरेक्टर हो सकता है। क्लियर है ये पॉइंट। अगले पॉइंट में चलते हैं, एक डायरेक्टर, ये जब हम KMP पढ़ा रहे तब ये बात आई थी, जब एक डायरेक्टर कम से कम क्या होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या हो गया, नॉट लेस देन 182 डेज। कितना डेज, नॉट लेस देन 182 डेज इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसके बाद वुमेन डायरेक्टर, कुछ फॉलोइंग कंपनीज को एक लिस्ट दी गई है, उन फॉलोइंग कंपनीज को कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर रखना कंपलसरी है। ठीक है, कितने, एक, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। हम 5 रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, हाँ, ठीक है, पर एक रखना तो कंपलसरी है। किसको, इफ आई एम अ लिस्टेड कंपनी। यू विल फाइंड वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग, दैट जहां जहां ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस लगाई गई हैं, लिस्टेड कंपनीज पे तो हमेशा अप्लीकेबल हो जाती हैं। तो क्या लिस्टेड कंपनी वाला पॉइंट याद करने की जरूरत भी है, वो तो बाय डिफॉल्ट आ गया। द थिंग विच इज ऑलरेडी देयर बाय डिफॉल्ट, क्या उसको याद करने की जरूरत है, समझ रहे हो कि नहीं, तो बाय डिफॉल्ट लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, और कौन सी कंपनी को रखना पड़ेगा, एवरी अदर पब्लिक कंपनी। क्या प्राइवेट कंपनीज पे ये अप्लीकेबल होता है प्रोविजन, नहीं, सिर्फ पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 100 करोड़ या टर्नओवर कितना है 300 करोड़, उन्हीं को क्या रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। ठीक, कितने वुमेन डायरेक्टर, 1। कितने कितने टर्नओवर और कैपिटल पे, 100 करोड़ कैपिटल, 300 करोड़ का टर्नओवर। ठीक है, फिर आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को देखो, पहले हम लोग ये जान लेते हैं किनको रखना जरूरी है। ठीक है, लिस्टेड कंपनी को रखना जरूरी है, सर आपने अभी तो बताया है कि लिस्टेड कंपनी को रखना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट वहां आ गया। फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कौन कौन सी कंपनी आएंगी, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा 10 करोड़ या ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़, या आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर या डिपॉजिट होगा 50 करोड़ से ज्यादा। इन कंपनीज को कम से कम कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे, अगर लिस्टेड कंपनी है तो 1/3 ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ अ डायरेक्टर। अगर आपके कंपनी में टोटल 9 डायरेक्टर हैं तो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गए, इंटू 1/3 इज इक्वल टू 3। क्लियर है, तो 9 में से 3 आउट ऑफ 9 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स विल बी इंडिपेंडेंट। अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो आपको कम से कम 2 डायरेक्टर रखना ही पड़ेगा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल सा है, लेट्स से यू आर अ 1 पर्सन कंपनी, आपको कितने डायरेक्टर रखने पड़ेंगे, अरे मूर्खाधीशो, 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी में कोई आप कंपल्सन लगा सकते हो, वो अपने मन से जितना चाहे रखे, ये सब किसके लिए है, पब्लिक कंपनी के लिए है। क्लियर है, इसी तरह एग्जाम में भी 1 पे लगाओगे, नंबर भी 1 ही बनाने वाले हैं। थोड़ा ध्यान दो, सुनो क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में भी आप लोग इसी तरह तेजी से भागोगे, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, इतने होशियार आप लोग हो। ठीक है, फिर क्या आता है, अगर इनकी वैकेंसी हो गई इमीडिएट, मतलब किसी ने रिजाइन कर दिया, किसी की डेथ हो गई या कुछ कारण से वो वैकेंसी हो गई, मिनिमम कितने महीने में उसको फुल भरेंगे, फिर से कितने महीने में नया डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे जो इंडिपेंडेंट हो उस वैकेंसी के लिए, 3 महीने में। ठीक है, कौन इसको फुलफिल करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है,
यहाँ पे एक चीज बड़ी अच्छी लिखी गई है, मिनिमम 3 months और नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। तो 3 महीने तक वेट करोगे, या तो बोर्ड मीटिंग हो जाए या फिर 3 महीने, उसमें आपको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है अगर कोई इमीडिएट वैकेंसी होती है तो। ठीक है, बाकी क्या क्या इसके और रूल्स है वो आपके बुक में नहीं दिया हुआ था, तो आप लोग उसके पीछे मत भागो। मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा? सबसे पहले सिंपल सी बात, अ डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, एमडी हो कंपनी का, ठीक है, डब्ल्यूटीडी हो मतलब डब्ल्यूटीडी हो मतलब होल टाइम डायरेक्टर, या फिर नॉमिनी डायरेक्टर हो। इनके अलावा कोई भी पर्सन आप बना सकते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, क्या आपने कंपनी को एमडी को बना सकते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? नहीं। होल टाइम को नहीं, नॉमिनी को नहीं। ठीक है, साथ में और क्या कंडीशन लगाई गई है? डज नॉट हैव एनी मटेरियल और पिक्यूनरी रिलेशन विद द कंपनी एंड डायरेक्टर्स। डायरेक्टर या कंपनी के साथ उसका किसी भी तरह का मटेरियल या पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अब सर ये रिलेशनशिप क्या होता है? क्राइटेरिया देखो, कौन कौन अपॉइंट हो सकता है, पहले ये क्राइटेरिया है, उसके बाद पिक्यूनरी आएगा। हु इज इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड पोजेस रेलेवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। जिससे इंटीग्रिटी हाई हो, पोजेस करता हो रेलेवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, हम उसको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? सच इंडिविजुअल शेल नॉट बी प्रमोटर और रिलेटेड टू प्रमोटर। प्रमोटर नहीं होना चाहिए, रिलेटेड टू प्रमोटर नहीं होना चाहिए। ठीक, ऑफ अ कंपनी और इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी और एसोसिएट, चाहे वो होल्डिंग कंपनी की, सब्सिडरी कंपनी की, एसोसिएट कंपनी के, तीनों के वो प्रमोटर या रिलेटेड टू प्रमोटर नहीं होना चाहिए। फिर क्या है? सच इंडिविजुअल मस्ट नॉट हैव एनी मटेरियल और पिक्यूनरी रिलेशनशिप। क्या होता है आप ये समझो, पिक्यूनरी या मटेरियल रिलेशनशिप क्या होता है ये समझो। उसके पहले एक चीज देख लो, कितने समय तक? 2 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिस साल उसकी अपॉइंटमेंट की बात चल रही है उसके 2 साल पहले तक, और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर विद द कंपनी, जिस साल उसकी एक्चुअल में अपॉइंटमेंट हो रही है उस साल भी वो कोई रिलेशन नहीं रख सकता है। तो बेसिकली 2 साल पहले 2020 में अपॉइंटमेंट हो रही है तो 19-20 में 18 और 19 में तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 18-19, 19-20 में तो नहीं होना चाहिए, 20-21 में भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और क्या लिखा गया है, क्या क्या होती है रिलेशन, पिक्यूनरी रिलेशन? रिलेटिव ऑफ सच पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी और सब्सिडीज अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम ऑफ 50 लाख विच एवर इज हायर अमाउंट। 2% शेयर होल्डिंग या 2% होल्डिंग इन ग्रॉस टर्नओवर या टोटल इनकम ना पा रहा हो या दे रहा हो। ठीक है, और या तो 50 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन ना कर रहा हो उस कंपनी के साथ, उसी को कहेंगे भैया ये इंडिपेंडेंट है। जो 50 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर रहा है या 2% में इन्वॉल्व है, वो क्या हो गया? वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद क्या है? he must not either directly or any of his he must not either directly or through any of his relative क्या क्या है? होल्ड पोजीशन ऑफ केएमपी की पोजीशन पे वो ना बैठा हो, मतलब सीएस भी नहीं हो सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, कंपनी ने अगर उसको अपॉइंट कर रखा है सीएस तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है। केएमपी में बाकी कितने लोग आते हैं? बाकी सब तो एमडी, होल टाइम डायरेक्टर यही लोग आते थे, इनको तो पहले ही बाहर कर दिया गया। फिर क्या है? एम्प्लॉय और प्रॉपर्टियर और अ पार्टनर। ठीक है, वो क्या हो? एम्प्लॉय, प्रॉपर्टियर या पार्टनर, किस चीज का? किसी भी फर्म ऑफ ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस या अकाउंटेंट का, जिनका कंपनी के साथ काम धंधा चल रहा है। ठीक है, या फिर एनी लीगल और कंसल्टेंटिंग फर्म जो कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, उनमें ये ना पार्टनर हो सकता है, ना एम्प्लॉय हो सकता है, और ना ही प्रोप्राइटर हो सकता है। ठीक है, प्रोप्राइटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आज थोड़ी सी मेरे का तो ना नाक जाम है सर मेरी, तो आवाज़ थोड़ी सी मेरी अलग निकल रही होगी। खैर, होल्ड टुगेदर विथ हिज रिलेटिव 2% और मोर ऑफ अ टोटल वोटिंग शेयर इन अ कंपनी। ऊपर किसके बारे में बात की गई थी? 2% ऑफ अ टोटल प्रॉफिट या टर्नओवर या इनकम। यहां कौन सी बात की जा रही है? वोटिंग पावर कितना? 2%। ठीक है, उसके अलावा इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम इज कॉल्ड
ऑफ एन एनपीओ, ऐसे एनपीओ का वो चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर हो जिसकी 25% रिसिप्ट इस कंपनी से जाती हो एज अ चैरिटी। मेरे कंपनी में प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, हमने 25 रुपया एक एनजीओ को दे दिया, 25% हो गया। तो वैसे एनजीओ का वो डायरेक्टर भी नहीं हो सकता है, या वैसे एनजीओ का वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? Who possess such other qualification as prescribed in Rule 5? Rule 5 of Companies Appointment and Qualification of Director Rules 2014 के जो अदर क्वालिफिकेशंस दी गई हैं वो भी उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, इजी है। एक लंबी सी लिस्ट है, अपने फिंगर्स पे काउंट करना शुरू करो, इजी हो जाएगा। यहां तक क्लियर है चीजें? फिर देखो, डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। स्मॉल शेयर होल्डर भी डायरेक्टर अपने कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं। यस, एवरी लिस्टेड कंपनी, किस पे ये रूल एप्लीकेबल हुआ? बाय डिफॉल्ट लिस्टेड कंपनी। ठीक है, मे हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय सच स्मॉल शेयर होल्डर्स। स्मॉल शेयर होल्डर्स का मतलब क्या हो गया? होल्डिंग शेयर्स ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000 रुपीज और सच अदर सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्लियर है? स्मॉल शेयर होल्डर कौन हो गए? जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर रखे हो, जिनकी वैल्यू 20,000 से कम हो। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? एक स्मॉल शेयर होल्डर का भी डायरेक्टर रखना पड़ेगा। किसको रखना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी को। कैसी पब्लिक कंपनी होगी? लिस्टेड। ठीक है, किसी और कंपनी पे रूल एप्लीकेबल होगा नहीं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपॉइंटमेंट पे। अपॉइंटमेंट में क्या कहा गया है? पहला डायरेक्टर, कल की क्लास में हमने बताया था, आर्टिकल में उसका नाम दिया रहेगा, एओए में उसका नाम दिया रहेगा, जो पहला डायरेक्टर अपॉइंट होगा। ठीक है, अगर आर्टिकल में नाम नहीं दिया गया है तो कौन पहला डायरेक्टर होगा? जो उस मेमोरेंडम और आर्टिकल के सब्सक्राइबर हैं वही क्या बन जाएंगे? फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। या तो नाम दिया रहेगा या फिर जो है सब्सक्राइबर वही बन गए आपके फर्स्ट डायरेक्टर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? वन पर्सन केस में क्या होगा? जो इंडिविजुअल मेंबर है, अगर उसने कोई अलग सा नाम नहीं दिया है तो वो खुद डायरेक्टर कहलाएगा उस कंपनी का। यहां तक सब क्लियर हो रहा है? कोई डाउट यहां तक? बहुत इजी सी बातें हैं। देखो, बुक में यहां तक आपने 4-5 पन्नों का ट्रेवलिंग हो सकता है, 2 पन्ने तो पलटी नहीं होंगे। ठीक, और हमने इसको फिर एक पेज में सब मेंशन कर दिया है, क्योंकि ये सिर्फ एक पेज वाला टॉपिक ही है, उससे ज्यादा इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे चलते हैं, जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, जो उसके बाद सब्सिक्वेंट डायरेक्टर अपॉइंट होंगे उनके लिए क्या करना होगा? एवरी डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी इन अ जनरल मीटिंग। अभी जनरल मीटिंग पढ़ोगे, वहां पे ट्रांजैक्शन देखोगे, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन दिए हैं 4, उसमें से पहला नंबर पे लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर कब अपॉइंट होंगे? एवरी सब्सिक्वेंट नॉर्मल डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। ठीक है, उसके लिए क्या जरूरत है? डिन नंबर की कंपलसरी, डिन नंबर नहीं, डिन की जरूरत है। ठीक है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज कंपलसरी। इसके कुछ फॉर्म नंबर हम लोगों ने कल देखे थे, DIR 12 और DIR 3, याद रहेगा। DIR 3 किस लिए था? डिन को अप्लाई करने के लिए। DIR 12 किस लिए था? रजिस्ट्रार के पास भेजने के लिए। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आते हैं जिसके पास डिन नहीं है। अच्छा, एक और बात, 2 चीजें और देनी पड़ेंगी डायरेक्टर को, एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी और एक कंसर्न देना पड़ेगा कि डायरेक्टर बनना चाहता है। डिक्लेरेशन कि ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, ये 2 चीजें उसको देना जरूरी है। तो बेसिकली डायरेक्टर को कितनी चीजें देना जरूरी हो गया? डिन नंबर देगा, कंसर्न देगा, डिक्लेरेशन देगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां पे? कोई दिक्कत? फिर यहां से टॉपिक एक शुरू होता है, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। आपके बुक में ये टॉपिक बहुत ही गंदे तरीके से दिया हुआ है। वो एक लंबा सा पैराग्राफ दे दिया है, कहा है पढ़ो, जितना सीख सकते हो सीख लो खुद से पढ़ के। कायदे से उसको एक हेडिंग बनाई चाहिए, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। उसी पैराग्राफ में कंटिन्यूइंग में दिया हुआ है बेटा, पन्ने ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पहली बात लिखी हुई है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताएंगे रिटायर कैसे होना है। जिस तरीके से बताए हैं उस तरीके से इंसान रिटायर हो जाएगा। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कुछ नहीं बोल रहे हैं तो रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन क्या है? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हर एनुअल जनरल मीटिंग में 2/3, कहीं लिख भी लोगे सही रहेगा, 2/3 of the total number of director of a public company shall be liable
टू बी रिटायर बाय shall be liable to determine for the रिटायरमेंट। अच्छा, कितने 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 का हम लोग डिटर्मिनेशन कर रहे हैं? 2/3 डायरेक्टर्स का हम लोग कह रहे हैं कि भाई इनको रिटायर हो जाना चाहिए। कितने एक्चुअल में रिटायर होंगे? 1/3 ऑफ दैट नंबर। क्लियर है? कितने एक्चुअल में रिटायर होंगे? एक्चुअल में रिटायर होंगे ओनली 1/3 ऑफ सच डायरेक्टर आर लाइबल टू रिटायर बाय द रोटेशन। 2/3 का हम लोग क्या कर रहे थे? 2/3 का हम लोग डिटर्मिनेशन कर रहे थे कि भाई देखो ये रिटायर हो सकते हैं। ठीक है? नॉर्मल केसेस में क्या होता है? जो सबसे पहले एडमिशन पाता है, जो सबसे पहले डायरेक्टर बना होता है, सबसे पहले वही रिटायर भी होता है। द वन हु हैज बिकेम डायरेक्टर फर्स्ट विल गेट रिटायर फर्स्ट। क्लियर है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का यहाँ पे एप्लीकेशन होता है। कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट? उसके बाद फिर क्या आता है? जब भी रिटायरमेंट होगी तो वहां पे एक वैकेंसी हो गई। वैकेंसी कैसे फुलफिल होगी? वो वैकेंसी फुलफिल हो जाएगी एजीएम में ही। ठीक है? यहां लिखा हुआ है एट एनुअल जनरल मीटिंग एट विच द डायरेक्टर रिटायर एज एफोसेट द कंपनी में fill up the vacancy by appointing a retiring director or some other person। तो क्या जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा है रीअपॉइंट हो सकता है? यस। इस लाइन का मतलब क्या है? द डायरेक्टर हु इज गेटिंग रिटायर कैन बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ सेम एजीएम। जिस एजीएम में वो रिटायर हुआ उसी एजीएम में उसको दोबारा से भी डायरेक्टर बनाया जा सकता है। ठीक? या फिर किसी नए बंदे को आप डायरेक्टर बना दोगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर आपने एजीएम में डायरेक्टर किसी को नहीं बनाया तो क्या होगा? वो एजीएम पोस्टपोन्ड हो जाएगा अगले हफ्ते, सेम डे सेम प्लेस। अगर वो नेशनल हॉलीडे है तो उसके जस्ट अगले दिन। ठीक है? और अगर एडजर्न मीटिंग में भी आपने डायरेक्टर नहीं रखा, नहीं बना पाया पॉइंट, तो क्या होगा? रिटायरिंग डायरेक्टर विल बी डीम्ड टू बी अ डायरेक्टर अगेन। ठीक है? जो रिटायर कर रहे हैं उन्हीं को डीम्ड कर लिया जाएगा कि दे आर अपॉइंटेड अगेन। तो दो मीटिंग हो गई। आपने डिसाइड कर पा रहे हो, लॉ डिसाइड करेगा कि भैया जो रिटायर हो रहे हैं उन्हीं को दोबारा से कुर्सी दे दी जाए। बट क्या कहा गया है? कुछ कंडीशन ऐसी है जहां रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। कंडीशन नंबर वन क्या कहता है? उनकी रीअपॉइंटमेंट के लिए रिवोल्यूशन लाया गया था और उसके अगेंस्ट वोट पड़ गया, रिवोल्यूशन फेल कर गया, नहीं मतलब उस पर वोटिंग हुई और वो लॉस हो गए। समझ में आ रहा है? देयर इज अ लॉस। तो वो अपॉइंट नहीं हो सकते, वहां पे कोई डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। ठीक है? और क्या लिखा गया है? रिटायरिंग डायरेक्टर हैज एक्सप्रेस हिज अनविलिंगनेस। रिटायरिंग डायरेक्टर खुद कह दिया है कि भैया हमें काम नहीं करना, मतलब कंसेंट इज मिसिंग। याद है डिक्लेरेशन कंसेंट दिया, दिन नंबर 3 चाहिए था, यहाँ कंसेंट मिसिंग हो गया, यह पॉइंट नहीं हो सकता। और क्या है? ही इज नॉट क्वालिफाइड और बिकम डिसक्वालिफाइड। वो डिसक्वालीफाई हो गया। अगर वो डिसक्वालीफाई हो गया फ्रॉम बीइंग अपॉइंटमेंट तो उसको अपॉइंट नहीं करेंगे, डीम अपॉइंटमेंट नहीं होगी। फिर क्या है? उसके लिए रिवोल्यूशन रखा गया था। ठीक है? या फिर वो ऐसी कंडीशन में चला गया है जहां पे उसके लिए एक रिवोल्यूशन पास करना कंपलसरी है, बिना रिवोल्यूशन पास किए उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। वो एक ऐसे कंडीशन में चला गया है बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस। वहां पे भी लॉ कहेगा कि भैया हम इनको डीम नहीं कर सकते हैं, इनके लिए तो रिजोल्यूशन पास होना जरूरी है। ठीक है? फिर क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली इन एप्लीकेबल केसेस। जहां पे वोटिंग कंपलसरी हो जाएगी वहां पे भी हम वोटिंग का वेट करेंगे, हम डीम्ड नहीं करेंगे। क्लियर है? पहले वोट कराएंगे। क्लियर है यहां तक? कोई क्वेश्चन? आते हैं हम लोग ड्यूटीज पे। ड्यूटीज बहुत सिंपल है इनकी। ड्यूटीज क्या है? नंबर 1, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो AOA में लिखा होगा वो सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है? सेकंड, गुड फेथ इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का ऑब्जेक्ट MOA में लिखा हुआ है उसको प्रमोट करने के लिए उसके गुड फेथ में जो काम जरूरत है वो सारे करेंगे। ठीक है? एक्सरसाइज हिज ड्यूटी विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर। जो भी उसकी ड्यूटीज है वो ड्यू एंड रीजनेबल केयर के साथ अप्लाई करेगा। आंख बंद करके अंधाधुंध वाला काम नहीं करेगा, लापरवाही नहीं करेगा। ठीक है? उसके बाद व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे भी लगता है डायरेक्टर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा विद द कंपनी, वैसे ट्रांजैक्शंस डायरेक्टर नहीं करेगा। ही विल अवॉइड एनी काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद द कंपनी। ठीक है? और उसके बाद क्या हो गया?
नॉट अचीव और अटेम्प्ट टू अचीव एनी अनड्यू और एडवांटेज और एनी सीक्रेट प्रॉफिट काइंड ऑफ अ थिंग। बेसिकली क्या कहा गया है, कोई भी अनड्यू गेन या एडवांटेज वो नहीं लेगा कंपनी का, ठीक है, गलत फायदा नहीं उठाएगा। और क्या लिखा गया है, अपनी ऑफिस को किसी और काम के लिए या किसी और को असाइन नहीं करेगा, जो काम उसको दिया गया वो खुद करेगा। क्लियर है यहां तक? ये है इसकी ड्यूटीज। सर डायरेक्टर ड्यूटीज नहीं मान रहा है, कंट्रावेंशन कर रहा है, क्या करेंगे उसके लिए? 1 लाख की पेनाल्टी जो एक्सटेंड कर सकती है 5 लाख तक। कितनी की पेनाल्टी है? 1 लाख की। किस पे लग रही है? डायरेक्टर पे। कौन डायरेक्टर? जो कंट्रावेंशन कर रहा है लॉ का, ठीक है, या फिर 5 लाख तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर है? फिर आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सॉरी पावर ऑफ डायरेक्टर। एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है, ठीक है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है। लिस्ट के पहले एक बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? वो सारी अथॉरिटी उसके पास होती है जो उसको अथॉरिटी दी गई हो। अथॉरिटी देगा कौन? एओए, कंपनी लॉ और शेयर होल्डर्स इन एजीएम। जो जो पावर बोर्ड को दिए हैं वो सारे काम वो कर सकते हैं, अथॉरिटी उनके पास रहेगी। क्लियर है ये पॉइंट? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है? एक लंबी सी एक लिस्ट दी गई है 13 पॉइंट की, ये 13 के 13 इनके पास पावर है। शेयर होल्डर से पैसा मंगवाना होगा, मंगवा सकता है। बायबैक अथॉराइज करना, बायबैक क्या होता है? जो शेयर इशू हुए हैं उनको वापस खरीदना, तो वो भी अथॉराइज कर सकता है। इशू कर सकता है सिक्योरिटीज को इंक्लूडिंग डिबेंचर आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया बोरो कर सकता है मनी, इन्वेस्ट कर सकता है फंड ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का पैसा है, जो प्रॉफिट है उसको इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके अलावा लोन ग्रांट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिजनेस को बड़ा डाइवर्सिफाई कर सकता है, ठीक है, अप्रूव अमलगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, टू टेक ओवर द कंपनी, एक्वायर और कंट्रोल और सब्सटेंशियल स्टेक इन अनदर कंपनी, किसी और कंपनी में शेयर खरीद सकते हैं और टेक ओवर कर सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं डायरेक्टर बिना शेयर होल्डर से पूछे एक लिमिट तक। उसके अलावा टू अपॉइंट और रिमूव केएमपी, केएमपी को रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, और अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर, डायरेक्टर्स इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर भी रख सकते हैं। ये सारे पावर्स इनके हैं। क्लियर है? फिर आता है मीटिंग ऑफ बोर्ड। बोर्ड मीटिंग कब कब होगी? सिंपल सी बात कही गई है। पहली बोर्ड मीटिंग कब होगी? 30 डेज ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन, 30 दिन के अंदर उनके इनकॉर्पोरेशन के पहली बोर्ड मीटिंग करना जरूरी है, ठीक है। सर पहले बोर्ड मीटिंग में तो किसी ने फर्स्ट डायरेक्टर का नाम ही नहीं दिया था, फिर बोर्ड मीटिंग होगी? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर फर्स्ट डायरेक्टर का नाम नहीं मेंशन था तो जो भी सब्सक्राइबर थे वही फर्स्ट डायरेक्टर हो गए ऑटोमेटिकली। तो क्या हो गया यहाँ पे, उनको बोर्ड मीटिंग 30 दिन के अंदर में करनी पड़ेगी, ठीक। साल भर में कितनी मीटिंग करेंगे ये लोग? उसके बाद 4, ठीक है। हर मीटिंग के बीच में कितने दिन का अंतर होगा? 120 दिन का मिनिमम, ठीक है। उससे ज्यादा अंतर नहीं कर सकते, सॉरी मैक्सिमम, उससे ज्यादा का अंतर नहीं कर सकते हैं। तो एक मीटिंग अगर उन्होंने जून में रखी, लेट्स से हम कोई डेट ले लेते हैं, जून 30 को रखी, अगली मीटिंग वो कब रखेंगे? सब काउंट करना शुरू कर दिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने 120 दिन। अच्छा यहां मंथ के हिसाब से काउंट नहीं होगा, यहां डेज के हिसाब से काउंट होगा, विच मीन्स 31 डे ऑफ अगस्त, 30 डे ऑफ सितंबर, 31 डे ऑफ अक्टूबर, कितने हो गए? और 31 डे ऑफ जुलाई, ये कितने हो गए? 1 2 3, ये हो गया 123। तो 1 नवंबर को वो रखेंगे तो क्या कंट्रावेंशन हो गया? बिल्कुल हो गया। उन्हें कब ये मीटिंग रखनी पड़ेगी? 28 अक्टूबर के पहले पहले। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? उसके अलावा और क्या लिखा हुआ है? 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी को सिर्फ एक बोर्ड मीटिंग करनी है। कितनी बोर्ड मीटिंग करनी है? एक, ठीक है। और वो भी कब करनी है? 6-6 महीने के कैलेंडर ईयर के हिसाब से, 6-6 महीना बांट लेंगे। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से दिसंबर, 6 महीने के हिसाब से जनवरी से जुलाई, जून तक एक पहला हाफ हो गया, जुलाई से दिसंबर तक दूसरा हाफ हो गया। फिर जोड़ने मत लगना दिमाग में, हम बोल रहे हैं तो मान लो, ठीक है। मई 5वां महीना होता है, जून 6ठा महीना होता है, ये तो याद रहेगा। जून में ही आप लोग एग्जाम होते हैं जून अटेंड वालों के, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, पहले हाफ में एक मीटिंग करेंगे, दूसरे हाफ में एक मीटिंग करेंगे। क्वेश्चन अराइज होता है सर यहाँ क्या कोई टाइम गैप है दो मीटिंग के बीच में?
यहां पे टाइम गैप उल्टे शब्दों में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नॉट लेस देन 90 डेज। मतलब एक मीटिंग वो 30 जून को कर रहे हैं और एक मीटिंग वो 1 जुलाई को कर रहे हैं, तो क्या वो वैलिड मानी जाएगी इन द आइज ऑफ लॉ? नहीं। कम से कम का इन दो मीटिंग के बीच में 90 दिन का अंतर होना चाहिए। किन कंपनीज को? 1 पर्सन, स्मॉल और डोरमेंट को। क्लियर है यहां तक? ठीक है। डायरेक्टर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इन पर्सनल जा सकते हैं, यस। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, यस, या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। सर उनको फोन पे ले लिया गया, कॉल पे ले लिया गया, क्या वो अटेंड कर सकते हैं मीटिंग? नहीं। ऑडियो विजुअल दोनों होना चाहिए। जैसे कि जब हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं तो हम ऑडियो विजुअल दोनों मोड पे होते हैं। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चेहरा भी दिखना चाहिए उनका, ठीक है। और कंपनी लॉ में क्या लिखा हुआ है, कोई भी रिजोल्यूशन जो पास होगा बोर्ड मीटिंग में, ठीक है, उसको आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा इन ई फॉर्म MGT 14। रिजोल्यूशन के लिए MGT 14 मैनेजमेंट फॉर्म 14 फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट, कोई शक? करना भी मत होगा तो, ठीक है। क्या है? नोटिस देनी पड़ेगी। किस लिए नोटिस देनी पड़ेगी? बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स को बुलाने के लिए। कितने दिन की? 7 दिन की कम से कम, नॉट लेस देन 7 डेज नोटिस। अगर मेरी मीटिंग हो रही है 30 नवंबर को, हमें कम से कम कितने दिन की नोटिस देनी है? 7 दिन की। मतलब हमारी नोटिस उनके पास पहुंच जानी चाहिए बाय 23 ऑफ नवंबर, 22 ऑफ नवंबर इन दैट सेंस, ठीक है। क्लियर है? उसके अलावा और क्या कहा गया है, जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस होगा वहां भेजने की लायबिलिटी है। जो भी कंपनी में डायरेक्टर्स का एक रजिस्टर्ड एड्रेस लिखा होगा हम वहां भेजेंगे। डायरेक्टर्स गए हुए हैं बैंकॉक हॉलिडे करने, क्या उनको बैंकॉक भेजेंगे हम मीटिंग के लिए नोटिस? नहीं। जो रजिस्टर्ड यहां पे है एड्रेस, हम सिर्फ वो भेजेंगे। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, क्या नोटिस कैसे कैसे हम लोग डिलीवर कर सकते हैं? नोटिस डिलीवर करने के 3 मोड बताए गए हैं आपके बुक में। नंबर 1 बाय हैंड डिलीवरी, जाके अपने हाथ से निमंत्रण देंगे, भैया आ जाना। फिर बाय पोस्ट, और आखिरी है बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, एक ईमेल बैठे बैठे ड्रॉप कर देंगे, वो भी प्रॉपर नोटिस मानी जाएगी। इज दैट क्लियर? सर क्या 7 दिन से कम के लिए मीटिंग, अगर मीटिंग कंपल्सरी इमरजेंसी है, 7 दिन से कम की नोटिस देनी है, दे सकते हैं? लॉ कहता है दे सकते हैं, शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुला सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। अगर आप शॉर्टर नोटिस दे रहे हैं तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां पे होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है कि नहीं ये पॉइंट? क्लियर है? इफ ही इज नॉट प्रेजेंट देन डिसीजन ऑफ अ कंपनी शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल डायरेक्टर, और जो भी उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया होगा वो फाइनल होगा तभी जब उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा कम से कम एक डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के द्वारा। अगर मान लो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में नहीं आ पाया, शॉर्टर नोटिस पे नोट मीटिंग हुई, नहीं आ पाया, वो डिसीजन लिया गया, उस डिसीजन की वैल्यू कब होगी, कब उसको हम लोग फाइनल मानेंगे? जब उसको रेटिफाई करेगा कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है? ये सब बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, बुक में कहीं कहीं छुपे छुपे हैं, ये सब बड़ी मेहनत से निकाले गए हैं, याद रखना एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इन सब पे आपको केस दे सकता है, उसके ऊपर 4 एग्जाम्पल दे सकता है, जैसे कि हु विल रेटिफाई द फॉलोइंग नोटिस, फिर 4 ऑप्शन दे देगा, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, याद रहेगा। इसके साथ ही साथ SS1 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 अभी सिर्फ 2 ही अभी तक हम लोग इन्फोर्स हुए हैं, जिसमें से SS1 मीटिंग से रिलेटेड है, उसमें नोटिस, प्लेस, टाइम, इन सब के बारे में वहां पे लिखा हुआ है। हम लोग पूरी तरीके से SS1 फॉलो करेंगे। बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ था, उसका एक कोर मैसेज यही था कि कंपनी को SS1 फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैंडेटरी है, वो उसको स्किप नहीं कर सकती, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? मिनिमम टाइम लिमिट दी हुई है, मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ द नोटिस दिया गया है, और शॉर्टर नोटिस के बारे में बात की गई है, और भी बहुत सारी बातें हैं, SS1 आप रेफर कर सकते हो अपने शौक के लिए, ठीक है। कोरम बोर्ड मीटिंग का क्या होगा? 1/3 ऑफ अ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। 1/3 ऑफ अ टोटल स्ट्रेंथ, 3 डायरेक्टर हैं, 3 डायरेक्टर का 1/3 कितना होता है? 2। कौन बोला 2? 1/3 कितना हुआ? 1। क्या 1 डायरेक्टर रहेगा तो कोरम बन जाएगा? नहीं, मिनिमम 2 होने चाहिए, 2 और 1/3 ऑफ द नंबर विच एवर इज हायर।
तो 2 तो कम से कम रहेंगे अगर 3 डायरेक्टर हैं तो कंपनी में। अच्छा, कंपनी में सिर्फ 2 ही डायरेक्टर हैं, तब क्या करेंगे? तब भी 2 होना जरूरी है। सर 1 पर्सन कंपनी है, कई डायरेक्टर है, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तब तो आप एक ही डायरेक्टर से आप मीटिंग करवाओगे। क्लियर है? कोई डाउट? इफ ड्यू टू द रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, किसी डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया या उनको हटा दिया गया, तब कोरम कितनी रहेगी? तब मीटिंग ही नहीं बुलाएंगे, पहले आप कहेंगे कि भाई इनकी अपॉइंटमेंट करवाओ, जब इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी तब मीटिंग होगी। क्लियर है? अपॉइंटमेंट कितने समय में हो जानी चाहिए? 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन का अंतर है, उसके अंदर अंदर अपॉइंटमेंट करवा के आप मीटिंग करवाओगे। उनकी अपॉइंटमेंट के लिए सारे डायरेक्टर मिलके मीटिंग बुला सकते हैं। ठीक है? देन कंटिन्यूइंग डायरेक्टर में एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द डायरेक्टर। नंबर इंक्रीज करने के लिए पहले एक साथ मीटिंग करेंगे, जब नंबर इंक्रीज हो जाएगा तब बोर्ड मीटिंग होगी। क्लियर है ये सब पॉइंट? ठीक है, देखो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में दे सकते हैं, इट्स अ रिवीजन क्लास, तो मेरी भी लिमिटेशन है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, आप लोग ईमानदारी से बता रहे हो। ठीक है? क्यों नहीं होगा? ये लिखा है यहाँ पे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कुछ भी लिखा है यहाँ पे, सब पे एप्लीकेबल हो गया। ठीक है? ठीक है? फिर क्या है, कहीं लिखा हुआ है तो बात अलग है, नहीं लिखा हुआ है तो उस फैक्ट को हम लोग अज्यूम नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है? कोरम, कोरम क्या होता है? कोरम जो लोग कम से कम वहां पे होंगे। ठीक है? अच्छा, मीटिंग शुरू होते समय तो कोरम था, मीटिंग शुरू होते ही आधे लोग उठ के चले गए बाहर चाय पानी पीने, घर चले गए अपने अपने, क्या उस मीटिंग को हम लोग प्रॉपर मीटिंग मानेंगे? नहीं। कोरम शुड बी प्रेजेंट एट द स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग एंड वाइल ट्रांजैक्टिंग द बिजनेस। ठीक है? ट्रांजैक्टिंग द बिजनेस, जिस समय उसको वहां पे रेजोल्यूशन पास हो रहा था उस समय भी कोरम होना चाहिए, और जिस समय मीटिंग स्टार्ट हुई उस समय भी कोरम होना चाहिए। ठीक है? क्लियर है? मीटिंग खत्म हो गई है, अब थैंक यू नोट इशू हो रहा है या फिर आम बातचीत हो रही है, आधे लोग घर चले गए, तो क्या मीटिंग वैलिड है? हाँ, क्योंकि भाई जो बिजनेस था, जो मेन वर्क था वो हो चुका है। ठीक है? If at any time the number of interested directors exceed or equal to 2/3 of the total strength of the board of director, the number of directors who are not interested and present at the meeting being not less than 2 shall be a quorum of during such time. क्या लिखा गया है? अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स के नंबर 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड हो गए हैं तो फिर उसमें बोर्ड मीटिंग के लिए कोरम में कितने लोग कंस्टिट्यूट करेंगे? 2 नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर भी कोरम कंस्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है? क्लियर है? आगे चलते हैं। मीटिंग शेल बी एडजर्न ड्यू टू वांट ऑफ कोरम। अगर कोरम नहीं है तो क्या करेंगे? मीटिंग एडजर्न कर देंगे। कैसे एडजर्न होगा? नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम डेट, सेम प्लेस। ठीक है? अच्छा, प्लेस क्या होगी मीटिंग की? मीटिंग की प्लेस अभी ऊपर कहीं शायद मिस हो गया है, बहुत सिंपल सी बात है। प्लेस क्या होगा? प्लेस होगा जहां पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस है, नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरे इंडिया में कहीं भी मिल सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहीं भी मिल सकते हैं, शेयर होल्डर के लिए जरूरी है रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे है। ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट? ये पॉइंट बताने का पर्पस यही है कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। शेयर होल्डर्स की मीटिंग के लिए कहाँ होगी? जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, या उस रजिस्टर्ड ऑफिस में, या जिस शहर में रजिस्टर्ड ऑफिस है उस शहर में कहीं भी। ठीक? क्या बोर्ड डायरेक्टर पे ऐसा कोई रूल एप्लीकेबल होता है? नहीं। ठीक है? केएमपी पे आ जाओ। केएमपी तो देखो हम लोग ऐसे उड़ के पार करेंगे, तो इसलिए 3-4 पन्ने एक साथ पास करने के लिए तैयार रहना। केएमपी की डिफिनेशन कहाँ दी हुई है? 251, मतलब 2 सब क्लॉज 51 में बताया है केएमपी वो होंगे जो 203 हैं। और कौन कौन इसमें इंक्लूड होंगे? सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ और एज अदर ऑफिसर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो और कुछ डायरेक्टर जिनको प्रिस्क्राइब किया जाए वो भी क्या हो जाएंगे? केएमपी। ठीक है? अब आते हैं एमडी। एमडी क्या है? एमडी समझ लो सिंपल सी बात है, जिसको सारी पावर है मैनेज करने की, जो सबसे मेन पर्सन कंपनी में आ गया, ही इज एमडी। ठीक है? एमडी मीन्स अ डायरेक्टर हु बाय अ वर्च्यू ऑफ एन आर्टिकल ऑफ अ कंपनी और एन एग्रीमेंट विद द कंपनी और रेजोल्यूशन पास इन इट्स जनरल मीटिंग और बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट इज अ कीवर्ड, जहां ये दिखेगा एमडी पर टिक मार दो। ठीक है? किसी और के पास ये पावर नहीं होती है। WTD कौन है? होल टाइम डायरेक्टर, जो होल टाइम एम्प्लॉयर हो, दिन भर कंपनी में बैठा रहे।
ठीक है, हर दिन भर बैठ के डे टू डे वर्क जो भी छोटे छोटे काम होते हैं सब देखे। मैनेजर कौन होता है? सब्जेक्ट टू सुपरिंटेंडेंस ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो सुपरिंटेंडेंस, कंट्रोल एंड डायरेक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात आती है, वहां पे किस पे टिक मार देना है? मैनेजर पे। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कीवर्ड्स को पकड़िए, फटाफट टिक मारते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, सीईओ कौन होता है? ऐसा ऑफिसर जिसको पोजीशन दे दी गई हो, जिसको ऑफिस दे दिया गया हो, हु हैज बीन डेजिग्नेटेड विद द पोजीशन ऑफ सीईओ। सीएफओ क्या होता है? पर्सन अपॉइंटेड एज अ सीएफओ। सीएफओ ऑफिस होगा, प्लेस पोजीशन होगी, वहां पे जिसको भी अपॉइंट कर दिया गया वो सीएफओ बन गया। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी, इसकी डिफिनेशन आप लोग रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में नहीं पढ़े थे, इसलिए हमने यहाँ पे पढ़ाना लाजिम समझा। बहुत सिंपल सी बात है, दो डिफिनेशन है, 224 में है, 21C भी है। 224 होगा आपका 2/24 होगा कंपनीज एक्ट 2013 का। 21C में कहा होगा? ये होगा कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980। क्या लिखा गया है 224 में? कहा गया है जो बात भाई लिखी गई है कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में वही CS। वहां पे क्या लिखा गया है 21C में? हु इज अपॉइंटेड by a company to perform the function of company secretary and pass the examination by ICSI is a company secretary। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन यहाँ इस वाले टॉपिक से नहीं आएगा, तो हमने यहाँ पे इसलिए बता दिया है कि आप लोग की दिल को संतुष्टि रहे कि भाई सर कंपनी सेक्रेटरी का टॉपिक है और कैसे स्किप करवा दिया आप, इसीलिए बता दिया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ KMP। KMP अपॉइंट कैसे होगा? लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर हम इन सब बातों को एक उठाएं और डब्बे में डाल दें, पढ़ने की जरूरत भी है इन सब बातों को। रूल 8A, रूल 9 आप लोगों ने पढ़ा है। रूल 8 क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ KMP। लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल मोर देन 10 करोड़। ठीक है, क्लियर है? CS के केस में रूल 8A है, जहां पे प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ कर दिया गया है। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? ये सारी बातें आपने रोल ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी वाले चैप्टर में देख ली हैं। ठीक, या फिर कोई वो चैप्टर पढ़ रहा है तो उसने यहां देख ली होगी। खैर, हमने वहां पढ़ाया है सब बातों को। टू अपॉइंट फॉलोइंग WT होल टाइम की मैनेजर, WT KMP क्या है? MD CEO इन देयर एब्सेंस, होल टाइम डायरेक्टर। हायरार्की क्या है? MD CEO, या ये दोनों नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, अच्छा, होल टाइम KMP कब कैसे अपॉइंट होंगे? BR at BM। कैसे अपॉइंट होंगे? BR at BM। BR मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन, BM मतलब बोर्ड मीटिंग। ठीक है, एन इंडिविजुअल सेल नॉट अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एज एन चेयरपर्सन ऑफ अ कंपनी एज वेल एज द मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ऑफ अ कंपनी एट द सेम टाइम। चेयरपर्सन ऑफ अ कंपनी और CEO या MD एक साथ नहीं बन सकते। क्लियर है? इज दैट क्लियर? Unless the article of a company provide otherwise or the company does not carry out multiple businesses। ठीक है, आगे चलते हैं। Whole time KMP shall not hold more than one company except its subsidiary। ठीक है, and if he is holding more than one company, he can hold such other directorship as board permitted to him। डायरेक्टरशिप और भी ले सकता है जो उसको बोर्ड परमिट कर रही हो। ठीक है, और अगर वो दो ऑफिस ले रखा है, डबल ऑफिस में है, तो क्या करना पड़ेगा? विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द कमिटमेंट, फ्रॉम सच कमिटमेंट, जब से वो अपॉइंट हुआ, ही हैज टू चूज वन कंपनी। दोनों हाथ में लड्डू लेके वो नहीं बांट सकता है, एक हाथ का उसको खाली करना पड़ेगा। कितने महीने में? 6 महीने में। ठीक है, ठीक है कि नहीं? अ कंपनी में अपॉइंट और एम्प्लॉय अ पर्सन एज इट्स MD if he is MD or manager of one or more than one company, ये बड़ा अच्छा लाइन है। if he is MD or manager of one and of not more than one, only one other company, तो क्या कंपनी अपॉइंट कर सकती है MD को जो दूसरे कंपनी में MD हो? नॉर्मली नहीं, बट कुछ कंडीशंस में कर सकती है। मगर किन MDs को? जो किसी और कंपनी में अपॉइंटेड हो या एम्प्लॉयमेंट में हो। समझ में आ रहा है? सिर्फ एक और कंपनी, मतलब मैक्सिमम 2 कंपनी में MD या मैनेजर बन सकते हो। और भी कैसे होगा?
such appointment and employment is made by the approval of resolution passed at the meeting of the board with the consent of all the directors present at the meeting. सभी डायरेक्टर जो वहां प्रेजेंट थे, कोरम कंप्लीट कर रहे थे, उनके कंसर्न से आप एक और डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो जो कि एमडी आपके कंपनी का हो प्लस किसी और एक कंपनी का एमडी हो, मगर सिर्फ एक और कंपनी का एमडी हो सकता है। अच्छा सर, एमडी बन गया, फिर क्या करेगा? 6 महीने के अंदर उसे चूज करना पड़ेगा कहाँ जाना है। ये तो अपॉइंटमेंट की बात हुई, एट द स्टार्टिंग बन गया एमडी, 2 कंपनी में हो गया, फिर ऊपर वाला प्रोविजन अप्लीकेबल हो गया। अब 6 महीने में डिसाइड कर ले कौन सी कंपनी उसको रखनी, कौन सी नहीं। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इफ द ऑफिस ऑफ अ होल टाइम केएमपी इज वैकेंटेड, इट शुड बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है? अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, रूल 8A आप पढ़ लोगे, याद रहेगा रूल 8A। रूल 8A में क्या लिखा हुआ था? प्राइवेट कंपनी जो 10 करोड़ हो, लिस्टेड स्टेटस सब आई गई थी, एक नया क्लॉज उसमें ऐड हुआ था। कौन सा? कोई नया क्लॉज ऐड नहीं हुआ था, सिर्फ प्राइवेट कंपनी 10 करोड़ वाली। ठीक? क्लियर है? फंक्शंस और ड्यूटीज आपने रोल ऑफ सीएस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। सेम डिट्टो लाइंस को कॉपी किया गया वहां भी यहां भी। देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडी सेम पॉइंट ट्वाइस, सेम पॉइंट डिट्टो वर्ड बाय वर्ड सेम है वहां पे भी यहां पे भी, फंक्शंस और ड्यूटीज में। तो हम क्या गधों की तरह मेहनत करेंगे? नहीं, प्लीज मेरी वो क्लास रेफर कर लो। ठीक है? ई वोटिंग और रोल ऑफ सीएस भी हमने उस चैप्टर में अच्छे से कवर किया है, तो उस चैप्टर को ही रेफर कर लेंगे यहां पे भी। अगर यहां पढ़ ले रहे हो इन 3 टॉपिक को तो वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पढ़ लिए तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहां पढ़ना सबसे ज्यादा सेंसिबल होगा? रोल ऑफ सीएस चैप्टर में, क्योंकि उसका नाम ही है रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है? इसके अलावा अथॉरिटीज दी गई है कंपनी सेक्रेटरी को कहां कहां? रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस के सामने, ऑफिशियल लिक्विडेटर, रीजनल डायरेक्टर, एनसीएलटी और एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये सब अथॉरिटीज है अंडर कंपनीज एक्ट जहां जहां रिप्रेजेंटेशन करता है सीएस। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी 3 अलग अलग पोजीशन की बात की गई है। स्टैट्यूटरी ऑफिसर विच इज केएमपी, एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एकदम हनुमान जी की तरह लांग जाओ हवा में उड़ते हुए, रुकना नहीं है। ठीक है? केएमपी होते हुए उसकी क्या ड्यूटीज है? भाई केएमपी है, केएमपी होने के नाते जो जो ड्यूटीज केएमपी की होती हैं अंडर द लॉ, अंडर सेक्शन 205 204 सारी ड्यूटीज इसकी भी हो गई। प्लस उसके साथ साथ इंडियन स्टैम्प एक्ट में क्या लिखा हुआ है? कंपनी सेक्रेटरी की जो सिग्नेचर होगी ऑन अ डॉक्यूमेंट सच एज लेटर ऑफ अलॉटमेंट, शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर, मॉर्गेज, वो वैलिड है। ठीक है? जब शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं और सीएस ने उसमें सिग्नेचर कर दी, वो वैलिड है। क्लियर है? कहां लिखा हुआ है? स्टैम्प एक्ट। सिमिलरली ही इज द प्रिंसिपल ऑफिसर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। वो क्या इनकम टैक्स एक्ट में प्रिंसिपल ऑफिसर है? यस। ठीक है? जितने भी केएमपीज होते हैं सब प्रिंसिपल ऑफिसर में आते हैं, सीएस भी आ गया। ठीक है? क्लियर है यहां तक? फिर आ जाओ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर अपने नाम से क्या लग रहा है? 2 अलग अलग चीजों में, रिसोर्सेज में कोऑर्डिनेट कराने वाला। क्या ये कोऑर्डिनेट कराएगा? हाँ। किससे किसमें में? जो भी प्लान्स बनेंगे पहले उनको एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है? लिंक होगा टॉप लेवल और अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करेगा बोर्ड और एग्जीक्यूटिव में। ठीक है? लिंक होगा शेयर होल्डर और सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में थ्रू कंपनी को ये अपने शेयर होल्डर, सोसाइटी और गवर्नमेंट से ऐड जोड़ेगा। ठीक है? इसके अलावा कोऑर्डिनेटर इन 2 एस्पेक्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल तब जो अपने एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर्स को आपस में बातचीत करवा रहा हो, एक्सटर्नल कब? जब वो गवर्नमेंट या सोसाइटी से बात कर रहा हो। क्लियर है? ठीक है? अदर फंक्शनरीज के संग से रिलेशन कैसे होंगे? ऑब्वियसली बात है, ट्रेड यूनियन के संग भी जो नेगोशिएशन जो बातें होंगी सीएस कर सकता है। शेयर होल्डर के संग जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी उनको रिजॉल्व करेगा। एक बार बोर्ड पे देख लो, इससे ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, बहुत बड़े पैराग्राफ दिए हैं वहां पे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ। ठीक है? जो आपको यहां दिख रहे हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है? कॉरेस्पॉन्डेंस विद द शेयर, कीप द रिकॉर्ड, रिजॉल्व एनी इशू। गवर्नमेंट के संग अप्रूवल एंड रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्लायंस 3 काम कर रहा है यहाँ पे। कम्युनिटी के साथ फंक्शन विद इन द पैरामीटर्स ऑफ एन एनवायरमेंट ऑफ एन कंट्री एंड कंप्लायंस ऑफ लॉ इन दिस रिकॉर्ड। ठीक है? गवर्नमेंट के कम्युनिटी के लिए क्या है? जो भी वहां पे फंक्शंस होंगे कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए वो भी उसके में भी इन्वॉल्व होगा, प्लस जो भी कंप्लायंस ऑफ लॉ है, जो भी लॉ बने हुए हैं फॉर द पर्पस ऑफ सोसाइटी वेलफेयर, वहां पे भी इन्वॉल्व होगा। कम्युनिटी के लिए इसका इतना ही रोल है।
आपके बुक में एक लंबे लंबे पैराग्राफ दिए हैं, कभी मन होगा खाली समय बैठे होगे पढ़ लेना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होता है कंपनी का। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल ड्यूटी ऑफ अ सेक्रेटरी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इज टू इंश्योर दैट एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी आर इन कंफर्मिटी विद द कंपनीज पॉलिसी। जो भी कंपनी कर रही है वो कंपनी पॉलिसी के लिए सही है, कंपनी के लिए अच्छा है, ये भी अश्योर करेगा। पी लो पानी पी लो, इतना छुपा के ऐसे ले रहे हो, लग रहा है कि हम भी पी लेते हैं, तुम भी पी लो पानी, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी है उसको कंपनी की पॉलिसी के साथ वो साथ साथ चल रही है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है, ये भी वो देखेगा, इंश्योर करेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या यहां पे लिखा हुआ है? एडवाइस करेगा टॉप लेवल को, डायरेक्टर्स को, ये तो उसकी ड्यूटीज में भी था, याद है। और क्या लिखा हुआ है? एज in his role as an administrator he has to make detailed analysis of a various activities, decision making machineries, interrelation of a department and function। इसके बाद एज अ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है? ये एज अ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या कर रहा है? डिवाइस सुटेबल एंड प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट विद द व्यू ऑफ टू सेफगार्ड द कंपनीज फंड, ठीक है। कंपनीज के फंड को वो सेफगार्ड करने के लिए जो जो प्रोसीजर जरूरी है वो सारे काम करेगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होगा ये क्या खुद से सारे काम कर लेगा? नहीं, ही विल गेट असिस्टेड बाय द सीएफओ ऑफ अ कंपनी, ठीक है। इनडायरेक्टली सीएफओ की एक ड्यूटी हो गई कि सीएस को यहाँ इस मामले में वो असिस्ट करेगा। और क्या है? निगोशिएट करेगा बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ। देख लो तुम लोग सीएस बन के क्या क्या करोगे, इतने सारे काम हैं। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस के सारे काम संभालेगा, सारे रिकॉर्ड संभालेगा, और साथ ही साथ सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज वे में कंप्लीट तरीके से रखे गए कि नहीं रखे गए वो देख रेख करेगा। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, पेमेंट, प्रमोशन, रिटायरमेंट, मतलब एचआर वाले काम भी इसको दिए जा सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनीज प्रॉपर्टी, कंपनीज की प्रॉपर्टीज को सेफगार्ड करेगा, जो उससे रिलेटेड लॉज हैं उनको भी याद रखेगा, समझेगा कैसे कंपनी की प्रॉपर्टी पे वो अप्लीकेबल हो रहे हैं, उनको देखेगा, और किसी भी तरीके से कंपनी का इंटरेस्ट कंपनी के प्रॉपर्टी में कम नहीं होने देगा, ठीक है। कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स, जितने भी उसको रिकॉर्ड्स अंडर द लॉ कहे गए हैं, चाहे वो रिकॉर्ड ऑफ मतलब एक रिकॉर्ड फाइल बनती है ऑफ मेंबर्स, इसी तरह शेयर होल्डर्स की बनेगी, डायरेक्टर्स की बनेगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको कहे गए हैं रखने के लिए, उन सभी बुक्स को मेंटेन करेगा अपने पास, अपने देखरेख में, अच्छी जगह पे, साफ सुथरी जगह पे रखेगा, सेफ रखेगा, जितने समय के लिए प्रिजर्व करने को बोला गया उतने समय तक प्रिजर्व करेगा। और क्या है? पर्सनल एंड प्रॉपर्टी, Secretary has to also ensure that adequate system of security of personals based on the technical advice are available in the factory and office। पर्सनल सेफ्टीज को भी इंश्योर करेगा, प्लस एज वेल एज जो भी प्रॉपर्टीज होंगी विच इज बिलोंगिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन, विच इज बिलोंगिंग टू अ कंपनी, उसको भी सेफ गार्ड हुआ करेगा। उसके लिए सारे मेजर्स को लेने के लिए फ्री है। क्लियर है? यहाँ पे खत्म होती है। जैसे कि इंश्योरेंस भी कराएगा, इंश्योरेंस लॉ की नॉलेज भी रखेगा, ये सब बातें भी इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने यहाँ इन्वॉल्व किए हैं। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको पढ़ना है पढ़ो, आपकी मर्जी, पूरा बुक पढ़ लो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम में नहीं आएगा इस टॉपिक से पर्टिकुलर, ठीक है। तो उतने बड़े पैराग्राफ में आप लोग, हमने अपना 2 घंटा बेकार किया है, आप लोग मत करना, ठीक है। हमने 2 घंटा बेकार नहीं किया, हमने 2 घंटा इन्वेस्ट किया ताकि आप लोग के लिए अच्छा नोट्स बन पाए, तो इस नोट्स को ही रेफर कर लो, ठीक है। कंपनीज मेंबर्स मीटिंग, अब हम लोग आ जाते हैं एजीएम, थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। एजीएम के बारे में, डिसीजन मेकिंग कहाँ पे होती है? एजीएम में। शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे क्या करना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारी पावर अथॉरिटी दी रहती है, रूल्स रेगुलेशन दिए रहते हैं, पावर अथॉरिटी दी रहती है एमओए में। हम चेंज करना चाहते हैं रूल्स को, हम चेंज करना चाहते हैं पावर को, कहाँ चेंज होगी? एजीएम में होगी। कौन चेंज करेगा? शेयर होल्डर चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे? बैठे चाय पीते हुए बोल दिए बदल दो तो बदल गई? नहीं, रिजोल्यूशन पास होगा। 2 तरह के रिजोल्यूशन होते हैं, जनरल मतलब एक नॉर्मल रिजोल्यूशन और दूसरा होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। आपके बुक में ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, जस्ट फॉर अ पर्पस ऑफ जीके हमने बता दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें यार आप लोगों को एग्जीक्यूटिव में पढ़ाई जाएंगे डिटेल में, तो आप लोग चिंता भी नहीं करना, इससे सब छूट रहा है। एग्जीक्यूटिव में पूरा एक फिर से सब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ तो एक चैप्टर पढ़ रहे हो, वहाँ सब्जेक्ट है पूरा कंपनी लॉ पे, तो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी डिटेल में, ठीक है।
मेंबर्स मीटिंग 3 तरह की मीटिंग हो सकती है, एनुअल जनरल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग होता है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है, जबकि एजीएम और ईजीएम दो शेयर होल्डर सबके लिए होता है, ठीक है। SS1 फॉलो करेंगे, क्या ये बात लिखने की जरूरत थी, जब ऊपर एक बार बता दिया, खैर उसकी मर्जी, छोटा भाई है। एजीएम पे आ जाओ, एजीएम कितने साल में कितनी बार होगा? सर नाम में ही लिखा हुआ है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, एक बार होगा, ठीक है, क्लियर है। कब कब होगा? अच्छा 96 में इसके प्रोविजन दिए गए हैं, सभी लिस्टेड कंपनी को करवाना होता है ये, सॉरी सभी कंपनी को, एवरी कंपनी नीड टू कंडक्ट एजीएम, वेदर इट्स अ प्राइवेट कंपनी और लिस्टेड कंपनी और 1 पर्सन कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है बेटा। सर कब कब करवाना होगा? पहली मीटिंग कब करवाएंगे? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली मीटिंग कब कराएंगे? विद इन 9 months ऑफ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच यू गॉट इनकॉर्पोरेटेड। जिस साल में, लेट्स से कि आज के दिन में आपकी इनकॉर्पोरेशन हो रही है, आज कितनी तारीख है? 9 तारीख है, 9 तारीख को आपके कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। पहली मीटिंग कब होगी? मार्च में खत्म होगा आपका फाइनेंशियल ईयर, उसके 9 महीने के अंदर अंदर पहली मीटिंग करवा लेनी है, क्लियर है। इसका क्या मतलब हुआ? जिस साल आपकी इनकॉर्पोरेशन हुई, क्या उस साल कोई मीटिंग कराने की आपके ऊपर कंपलसरी रिक्वायरमेंट है? नहीं। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन विच यू गॉट इनकॉर्पोरेटेड देयर इज नो कंपलसरी रिक्वायरमेंट ऑफ कंडक्टिंग एजीएम, क्लियर है। कब होना चाहिए? विद इन 9 months ऑफ एन एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर इन विच द कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, याद रहेगा ये लिमिट। फिर क्या है? सब्सिक्वेंट एजीएम हर साल करवाना है विद इन 6 months ऑफ अ क्लोजिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, 6 महीने के अंदर आप एजीएम करा लोगे। सर 6 महीने में नहीं हो पा रहा है, क्या करें? उसके लिए उपाय बताया है। जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी होते हैं, आरओसी होते हैं, फॉर एनी स्पेशल रीजन मस्ट बी स्पेशल नॉट यूजुअल, 3 महीने का और पीरियड दे सकते हैं। वो एक्सटेंड कर सकते हैं इस 6 महीने के पीरियड को, बट इट कुड नॉट एक्सटेंडेड मोर देन 3 months, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मार्च 31 को महीना खत्म होता है, साल खत्म होता है, 6 महीने वहां से कितने दिन हुए? अगस्त सितंबर 30, अरे 3 महीने बीत गए, 3 महीने बचने हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आखिरी के 3, ऐसे भी काउंट करोगे तो हो जाएगा। सर इतना दिमाग थोड़ी ना लगाएंगे हम, रखे हुए हैं पर लगाएंगे नहीं। 30 सितंबर, 3 महीने और दिए जा सकते हैं, कितना समय हो गया? फिर सोच रहे हो तुम लोग, अबे 3 ही महीने तो बचे साल भर में, 31 दिसंबर, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? और क्या लिखा हुआ है? 2 एजीएम के बीच में गैप कितना होना चाहिए? शुड नॉट एक्सीड 15 months, 15 महीने से ज्यादा का गैप 2 एजीएम में नहीं हो सकता है, क्लियर है बेटा? क्लियर हो रहा है? कोई डाउट? कोई डाउट कि नहीं? अच्छा सर पहली एजीएम हम नहीं करा पाए टाइम पे, क्या एक्सटेंशन मिलेगा आपको? नहीं, फर्स्ट एजीएम में कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, ऑलरेडी 9 महीने मिल गए, कितना एक्सटेंशन चाहिए? ठीक है। टाइम प्लेस ऑफ होल्डिंग एजीएम, क्या क्या टाइम प्लेस डेट क्या होंगी? ड्यूरिंग बिजनेस आवर नंबर 1, जो कि कहा जाता है 9 to 6 है, ठीक है। ऑन एनी डे विच इज नॉट एन नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे कैसे पता चलेगा कि इट्स अ नेशनल हॉलीडे? इट विल बी डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी जिस दिन को भी कह देती है कि नेशनल हॉलीडे है, उसको आप नेशनल हॉलीडे मान लोगे, चाहे फिर वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या फिर 2 अक्टूबर हो, ठीक है। इस तरह किसी भी डेट को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, ये 3 तो है ही, इसके अलावा किसी भी डेट को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है इट्स अ नेशनल हॉलीडे, तो उसको नेशनल हॉलीडे माना जाएगा। तो किसी भी दिन आप मीटिंग करा सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द डेट विच इज नेशनल हॉलीडे, एंड नेशनल हॉलीडे विल बी नोटिफाइड और डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? प्लेस क्या होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे होगी वहां करवाओगे, या जिस डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड ऑफिस है या जिस जगह पे रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी एरिया, उसी लोकेशन, उसी जगह पे। बनारस में रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, लेट्स से लोहराबीर पे हमारी रजिस्टर्ड ऑफिस है, हम एजीएम कराना चाहते हैं, तो यहाँ जगह नहीं अच्छी, हम कहाँ रजिस्टर करा सकते हैं? हाँ करा सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अच्छा, कोई कंपनी ये नहीं कर पा रही है, क्या उसको एग्जम्पशन मिलेगा? हाँ, उन कंपनीज को मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको एग्जेम्प्ट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है टू एग्जेम्प्ट एनी कंपनी फॉर फॉलोइंग दी फॉलोइंग क्राइटेरियाज। क्वेश्चन आता है कि टाइम, डेट, प्लेस कंपनी फॉलो नहीं कर पा रही है, हु विल एग्जेम्प्ट दिस कंपनी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर, ठीक है। अच्छा, मीटिंग नहीं करा पाए, क्या होगा?
जो भी ऑफिसर हैं कंपनी और कंपनी के जितने भी ऑफिसर हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया है उन पे फाइन लगेगा कितने का, 1 लाख रुपए का। कितने का फाइन लग गया, 1 लाख का। ठीक है सर, नहीं माने, लगातार डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट किए जा रहे हैं, फिर क्या होगा, पर डे 5,000 रुपए का फाइन लगता जाएगा जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू करेगा। जब तक मीटिंग हो नहीं जाती पैसा लेते रहेंगे, फाइन लगता रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? सर मीटिंग नहीं करा रही है कंपनी, पैसे दिए जा रही है, क्या कर सकते हैं? कोई भी मेंबर एप्लीकेशन दे सकता है ट्रिब्यूनल को कि भाई मीटिंग बुलाइए, और ट्रिब्यूनल मीटिंग बुलाएगी और उसके बाद जो चाहे वो कंडीशन रख सकती है। कैसे कंडीशन रख सकती है? ट्रिब्यूनल ये कंडीशन रख सकती है कि एक अकेला आदमी भी प्रेजेंट अगर रह गया तो वो कोरम हो जाएगा। नॉर्मली कोरम के लिए एक पूरी लिस्ट है कि इतने इतने आदमी होने चाहिए, इतने इतने शेयर होल्डर के लिए, बट अगर ट्रिब्यूनल बुला रही है तो एक अकेला आदमी भी कोरम कंस्टिट्यूट कर देगा। जिसने फाइल की, जिसने कंप्लेंट फाइल की, वो खुद मीटिंग में आ गया अकेले, कोई और नहीं आया, कोरम है। फिर जो चाहे वो फैसले ले ले कोरम होने के बाद। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्या क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट होंगे एजीएम में? नंबर 1, कंसीडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर। जो ऑडिटर रिपोर्ट्स होगी और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट होगी उसको कंसीडर करेंगे, देखेंगे सब अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब उसका आउटपुट क्या है, और कंसीडर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बैलेंस शीट सब चेक करेंगे। इसके बाद क्या है, डिविडेंड को डिक्लेयर करेंगे। शेयर होल्डर सब दूसरा काम क्या करेंगे, चेक कर लिए बैलेंस शीट, अब अपना पैसा लो, प्रॉफिट हुआ है, डिविडेंड को डिक्लेयर करो। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर इन द प्लेस ऑफ दोज हु आर रिटायरिंग। ये तो पता है हर एजीएम में कुछ ना कुछ तो रिटायर होंगे ही, 1/3 उनकी अपॉइंटमेंट भी होगी, चाहे अपॉइंटमेंट हो चाहे फिर नई अपॉइंटमेंट हो। और क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ और फिक्सिंग ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उनकी बारे में बात हो रही है, जो सीए ऑडिट करते हैं, सीए इन प्रैक्टिस, उनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा, एजीएम में शेयर होल्डर करेंगे। क्लियर है? इन सब के लिए क्या पास होगा, ये स्पेशल मैटर्स हैं, इनके लिए क्या पास होगा, एसआर पास होगा। ठीक है? क्लियर है? फिर आते हैं ईजीएम पे। ईजीएम क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में क्या कहा गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में कहा गया है कि भाई देखो, अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग, साल भर में एक मीटिंग हो रही है, हो सकता है कोई और जरूरत आ जाए कंपनी को, तो क्या साल भर वेट करेंगे, नहीं ना, ईजीएम कंडक्ट कर देंगे। कौन इस मीटिंग को बुला सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है? या फिर जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो खुद से बुला सकता है, या फिर ट्रिब्यूनल। ठीक है? केस देख लेते हैं हम लोग एक एक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बुलाना है ईजीएम, नोटिस वोटिस इशू कर देगा, 21 डेज नोटिस इशू होती है यहाँ पे, और यहाँ पे मीटिंग हो जाएगी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। उसमें क्या लिखा गया देखो ध्यान से, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, members who hold upon the date of the receipt of requisition not less than 1/10 of the such paid up share capital of a company, कम से कम 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल किस दिन के पास होगा, वही मीटिंग बुला सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टर से कि मीटिंग बुलाओ। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? फिर क्या है, अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली नहीं है तो 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर जिन मेंबर्स के पास है वो मीटिंग के लिए कह सकते हैं डायरेक्टर से कि डायरेक्टर साहब मीटिंग बुलवाइए। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अगर 100 शेयर्स की कंपनी है तो कितने रिक्वायरमेंट होंगे, अच्छा ये वैल्यूज के टर्म में है, नंबर के टर्म में नहीं है। ठीक है? कम से कम 10% जिनके पास वैल्यू होगी शेयर की। ठीक? और अगर 100 वोटिंग पावर है तो कम से कम 1/10 अगेन। ठीक है? कितना हो गया, 10 वोटिंग पावर। ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट? जब भी मीटिंग आएगी 21 डेज की नोटिस दोगे, वैलिड रिक्विजिशन आएगा। ठीक है? कॉल करेंगे मीटिंग, और मीटिंग कॉल करने के लिए 45 दिन का समय मिलता है। 45 दिन के अंदर अंदर मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। भाई 10% लोग कह रहे हैं, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है? क्लियर है? ये सब बातें याद रहेंगी। अनफॉर्चुनेटली ये सब बातें हमने क्यों नहीं बोल्ड की हमें नहीं पता है, आप लोग मार्क कर लीजिएगा अपने के बुक में। ठीक है? रिक्विजिस्ट कब बुला सकता है, इफ बोर्ड डज नॉट विद इन 21 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द वैलिड रिक्विजिशन कॉल द मीटिंग, कंसीडर द मैटर अप टू 45 डेज। डायरेक्टर्स रिक्वेस्ट में बुला ही नहीं रहे, कह रहे तुम लोग 10% तो है, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे हम, तो क्या कर सकते हैं, वो खुद से मीटिंग बुला लेंगे।
जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो खुद से मीटिंग बुला लेंगे। पहले बोर्ड बुलाएगी या फिर बोर्ड बुलाएगी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। सर शेयर होल्डर के रिक्वेस्ट पे बोर्ड डायरेक्टर नहीं सुन रहे हैं, क्या किया जाए? वो जो रिक्वेस्ट कर रहे थे वो खुद से बुला लेंगे। सर खुद से बुलाने के लिए कैपेबल नहीं है, क्या करेंगे? ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर वो खुद से बुला रहे हैं और जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा कौन देगा? जो भी खर्चा हो रहा है, ठीक है, कंपनी इन टर्न कवर सच एक्सपेंसेस फ्रॉम द एनी फीस और रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 197 पेबल टू दैट सच डायरेक्टर हु आर इन डिफॉल्ट। जब रिक्वेस्ट किया गया, जिन्होंने मना किया उनके सैलरी से काट लेंगे पैसा। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा हो गया। रिक्वेस्ट किए, डायरेक्टर मना कर दिए, अब तो हम 5 स्टार होटल में मीटिंग बुलाएंगे, उनकी सैलरी से कट रहा है पैसा। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रिब्यूनल क्या करेगी? जब ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन जाएगी, वो मीटिंग के लिए बोल सकती है। अब मीटिंग के लिए बुलाने के लिए वो उसको जैसा ऑर्डर परफेक्ट लगेगा, जैसे हालात सही लगेंगे वैसा ऑर्डर दे सकती है, वो कोई उसके ऊपर रोक टोक नहीं है। ठीक है, आपने उसके ऊपर एजीएम वाले में टाइम में आपने देखी है पावर, वो एक आदमी से कहेगा कि एक आदमी भी मीटिंग कंस्टिट्यूट कर रहा है, कर सकती है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? नोटिस कितने दिन की होगी? नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज, मतलब जिस दिन दिया जा रहा है और जिस दिन रिसीव हो रही है उस दिन को एक्सक्लूड करते हुए 21 डेज की नोटिस देनी पड़ेगी। आई रिपीट, जिस दिन दिया जा रहा है और जिस दिन रिसीव होगी वो 2 दिन इस नोटिस में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 23 डेज, आज हमने भेजा तो आज काउंट नहीं होगा, जिनको जिस दिन मिला वो डेट काउंट नहीं होगा। इन दोनों के बीच में कितना दिन होना चाहिए? 21 डेज। ठीक है, क्लियर है? और शॉर्टर नोटिस दे सकते हैं अगर नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट इन द मीटिंग। जो 95% मेंबर्स हैं जिनको वोट करने का राइट है, अगर वो कंसर्न दे रहे हैं तो शॉर्टर नोटिस भी अलाउ है। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? प्लेस क्या रहेगा? प्लेस पढ़ लिए हम लोग, कितनी बार पढ़ाओगे? डे पढ़ लिए हैं, कितनी बार पढ़ाओगे? अच्छा, ईजीएम पे प्लेस डेट वाला प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होता है। ईजीएम किसी भी दिन बुलाई जा सकती है और किसी भी जगह बुलाई जा सकती है। इसी तरीके से टाइम भी अप्लीकेबल नहीं होता ईजीएम पे, किसी भी टाइम पे ईजीएम बुलाया जा सकता है। ठीक है, और एजेंडा हमेशा स्पेशल होगा ईजीएम में। ठीक, उसके अलावा प्रॉक्सी क्लॉज विथ रीजनेबल प्रोमाइसेस, मतलब क्या कहा गया है? वोटिंग बाय प्रॉक्सी विल बी अलाउड। शेयर होल्डर खुद नहीं आ पा रहा है, अपनी जगह एक प्रॉक्सी को भेज देगा, कहेगा जाओ मेरी जगह इस मैटर पे वोट कर देना, तो ये अलाउड है विद रीजनेबल केयर। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? नोटिस थ्रू ई मोड, भाई उसके लिए आपके पास अथॉराइज और सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम होना चाहिए। क्लास मीटिंग क्या होती है? क्लास मीटिंग आर दोज मीटिंग विच आर हेल्ड बाय द होल्डर्स फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स, डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर। ठीक है, फिर आते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के लिए सिर्फ आपको इतनी बातें याद रखनी है कि भाई आईटी एक्ट बना दिया गया है इंडिया में और आईटी एक्ट में ही सब चीज़ें डील होती हैं, और ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MCA 21 इज एन एम्बिशियस ई गवर्नेंस इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसका पूरा पर्पस ये है कि पूरे इंडिया के कंपनी से गवर्नेंस को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ऑन इंटरनेट ले आया जाए। ठीक है, द स्कोप ऑफ MCA 21 इंक्लूड्स सर्विस प्रोवाइडेड बाय रीजनल डायरेक्टर, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर। जो काम ऑफिस में जाके होते हैं ROC के या फिर रीजनल डायरेक्टर के या फिर किसी मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर के, उन सबको कनेक्ट कर देगा MCA 21 से। और इसीलिए आप देखोगे आजकल इतने ज़्यादा ई फॉर्म को प्रमोट किया जा रहा है कि भाई एक ई फॉर्म जमा करो, सारे दिक्कतों से मुक्ति पा लो। ई फॉर्म 22 जमा करो, 3 फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लेस की नहीं जरूरत पड़ेगी, या फिर एप्लीकेशन का अलग से फॉर्म नहीं जमा करना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें MCA 21 में हो रही हैं। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन टोटलिटी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप ऐसे पूछ सकते हो। आई होप आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से ऐसा नहीं होगा या इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होगा जो आपको लग रहा हो सर ने मिस कर दिया। आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी हेडिंग ऑल्सो, किसी हेडिंग को स्किप नहीं की गई है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी वाले चैप्टर में आप देख सकते हो, हमने वहाँ पे वो टॉपिक पढ़ाए हैं। अगर ये चैप्टर पहले होता तो वो टॉपिक यहाँ पहले पढ़ाते और वहाँ नहीं पढ़ाते, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पढ़ा दिया है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग ऑल द सेम पॉइंट अगेन इन दिस वीडियो। ठीक है, क्लियर है?
चलो, if I hope if you have any question you will ask me in the comment section given down below. If you have liked this video, please like, share, subscribe, and if you have any kind of a feedback, please write down your feedback or questions in the comment section. Thank you. Jai Hind.